हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 7 जून और आज के करंट अफेयर सेशन में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं माई भारत पोर्टल, देन हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में, जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फूड प्लानेट प्राइज के बारे में, विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में देखेंगे। इसके बाद नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ये हाल ही में न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये हाल ही में न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Participants were officially certified by Guinness World Records for the most users to take an online quiz in 1 week title achieved by the My Bharat portal. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है माई भारत पोर्टल द्वारा एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ता का जो खिताब है वो हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा कितने प्रतिभागियों को आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 50.42 लाख, 8.39 लाख, 3.90 लाख या फिर 19 करोड़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो प्रतिभागी थे उनकी संख्या थी मोर देन 3.90 लाख। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो माई भारत पोर्टल है इसका पूरा नाम है मेरा युवा भारत पोर्टल। दिस पोर्टल हैज बीन अवॉर्डेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द मोस्ट यूजर्स to take an online quiz in 1 week. This certification was granted after 3,90,812 participants successfully completed the full length of the quiz during the assessment period. The recognition was for the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue quiz conducted through the My Bharat portal, and initially more than 8.39 lakh quiz participations were recorded during that week. But following a comprehensive verification and a digital forensic audit, the final record-breaking figure was established at 3,90,812. The certificate was presented to the ministry by GWR adjudicator Sri Rishinath in New Delhi in the presence of Union Minister Dr. Mansukh Mandavia. ये जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है इस इनिशिएटिव का एम है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द विजन ऑफ विकसित भारत एट द रेट 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which city is the BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting scheduled to be held in August 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2026 में ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधित जो मंत्री स्तरीय बैठक है उसका आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। आपको बताना है ब्रिक्स से संबंधित जो साइंस टेक का मिनिस्टीरियल मीटिंग होगा उसका आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया जाएगा अगस्त मंथ में चेन्नई में। आप देख सकते हैं recently India and South Africa agreed to scale up bilateral cooperation in future technologies during a meeting at Kartavya Bhavan, New Delhi. So Union Minister Dr. Jitendra Singh invited South Africa to participate in the BRICS Science, Technology and Innovation Ministerial Meeting, and this meeting is specifically scheduled to be hosted in Chennai in August 2026. So the BRICS Cooperation Platform aims to foster collaborative research in domains like high performance computing, artificial intelligence and biotechnology. So India और साउथ अफ्रीका के रिलेशंस की बात करें तो these both signed their first bilateral science and technology agreement in 1995. So the two nations have co-founded nearly 150 research projects across various scientific disciplines. And South Africa also extended an invitation to India for the Science Forum South Africa 2026. इसके साथ ही अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है, तो इस वर्ष की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये जो ब्रिक्स ग्रुप है, ये ग्रुप है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का दैट वर्क टुगेदर फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सो एज ऑफ 2026 इसमें 11 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देन सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। आप ध्यान रखेंगे कि 2026 में जो ब्रिक्स का होस्ट है वो है इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव इज इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जल संचय जन भागीदारी पहल जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जल संचय जन भागीदारी ये जो पहल है इसका कार्यान्वयन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। आप देख सकते हैं recently the Union Jal Shakti Minister informed that over 1.5 crore artificial groundwater recharge and storage structures have been created across India under the Jal Sanchay Jan Bhagidari initiative. So ये जो जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था 2024 में to promote groundwater recharge and water conservation through public participation. So this initiative focuses on rainwater harvesting, aquifer recharge, borewell recharge, and recharge salves. So it follows a whole of government and whole of society approach, and it is driven by the 3 C's mantra, जो कि है community, CSR and cost. और ये जो इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो हाल ही में ये जो जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव है ये न्यूज में रहा बिकॉज बीदर डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका का है वो इमर्ज हुआ है एज अ विनर ऑफ द सेंटर्स जल संचय जन भागीदारी अवार्ड गिवन टू टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द कैंपेन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The master grid blueprint and scientific blind review are core operational protocols associated with which of the following international recognitions? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये जो टर्म्स हैं मास्टर ग्रिड ब्लूप्रिंट और वैज्ञानिक ब्लाइंड रिव्यू, ये निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय मान्यता से जुड़े एक मुख्य परिचालन प्रोटोकॉल हैं? आपके ऑप्शंस हैं द यूएन मेडल ऑफ ऑनर, सेकंड द फूड प्लानेट प्राइज, थर्ड द वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अवार्ड या फिर यूनेस्को इन्वायरमेंटल प्राइज। आपको बताना है, यहाँ पर ये जो टर्म्स न्यूज में रहे हैं मास्टर ग्रिड ब्लूप्रिंट एंड साइंटिफिक ब्लाइंड रिव्यू, ये किस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से संबंधित हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये संबंधित है फूड प्लानेट प्राइज से। आप देख सकते हैं the master grid blueprint and the scientific blind review are defining elements of the prize architecture of the food planet prize established by Sweden's Kurt Bergfors Foundation. So the master grid blueprint ensures that nominations are mapped onto a highly objective 400 spot matrix to maintain geographical and structural diversification. And the scientific blind review ensures that shortlisted candidates undergo strict anonymous background checks where top level academics verify evidence and climate metrics before independent on ground journalistic verification occurs. तो ये जो फूड प्लानेट प्राइज है ये हाल ही में न्यूज में रहा बिकॉज आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम जो है इसको अवार्ड किया गया है विद द प्रेस्टिजियस 2026 फूड प्लानेट प्राइज। और ये जिस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है वो स्थित है स्वीडन में। तो ये जो प्राइज है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड डेडिकेटेड इंटायरली टू ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल फूड सिस्टम्स। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Virupaksha temple recently seen in the news. So यहाँ पर हाल ही में समाचारों में जो विरूपाक्ष मंदिर को देखा गया है उससे ही संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड सेकेंड the rulers of the Vijayanagar Empire played a crucial role in the temple's expansion. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है विरूपाक्ष टेम्पल से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। सो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो टेम्पल है ये स्थित है कर्नाटका राज्य में। आप देख सकते हैं
So the Archaeological Survey of India recently removed the walls built inside the main Gopuram of Virupaksha temple, where a mandap was converted into an office. So विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो इसको पंपापति टेम्पल के नाम से भी जानते हैं और ये एक हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपाक्ष, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा. And it is located in Hampi within the Vijayanagar district of Karnataka, situated on the southern bank of the Tungabhadra river, and it is a part of the group of monuments at Hampi designated as a UNESCO World Heritage Site since 1986. So it is considered the most renowned and significant temple in Hampi. Virupaksha temple has been operational without interruption since its establishment in the 17th century AD, making it one of the oldest functioning temples in India. So, अगर हम विजयनगर अंपायर की बात करें तो द रूलर्स ऑफ विजयनगर, especially King Deorai II and King Krishna Deorai, played a crucial role in the temple's expansion, contributing structures such as Eastern Gopuram and Central Pillared Hall. और ये जो टेम्पल है इसको बिल्ड किया गया है इन द द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल, फीचरिंग towering gopurams, detailed carvings, pillared halls, and expensive courtyards. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव. सो यहाँ पर नवाचार मंत्र पहल जो कि हाल ही में न्यूज में रही, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is aimed at identifying, nurturing, and amplifying India's promising grassroots innovators and early stage entrepreneurs. और second statement है, it is an initiative of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रहा ये जो नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं रिसेंटली the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship under Government of India launched नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव और ये एक नेशनल इनिशिएटिव है focused on strengthening grassroots entrepreneurship and expanding opportunities for innovators across emerging India. So, this initiative aimed at identifying, nurturing, and amplifying India's most promising grassroots innovators and early stage entrepreneurs. So, it is an initiative of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and it is being implemented by the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development with Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi, serving as the technical knowledge partner. So, इसके की फीचर्स की बात करें तो इसके की फीचर्स हैं स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम, एक्सेस टू स्टेक होल्डर्स एंड फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding the Valley of Flowers National Park. So यहाँ पर
जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सेकंड, it forms part of the Nanda Devi Biosphere Reserve. And third, Brahma Kamal and blue poppy are among the notable floral species found there. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ये स्थित है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Valley of Flowers National Park is located in Chamoli district of Uttarakhand in the Western Himalayas, North-Eastern Himalayas. And the park forms part of the Nanda Devi Biosphere Reserve, and it is recognized as a UNESCO World Heritage Site under the Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks. So it is famous for alpine floral diversity, including Brahmakamal, blue poppy, parimulas, and Himalayan bellflower. सो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की बात करें तो आपने देखा कि ये उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। साथ ही इसकी डिस्कवरी की बात करें तो द वैली इज बिलीव्ड to have been discovered in 1931 by the three British mountaineers. यहाँ की फ्लोरा की बात करें तो exotic flowers over more than 600 species like orchids, poppies, parimulas, marigold, anemones are an eye-catching spectacle. And the valley also abounds in medicinal plants and herbs. इसके साथ ही फौना की बात करें तो इट इज होम टू सच रेयर एंड अमेजिंग वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लाइक ग्रे लंगूर, द फ्लाइंग स्क्वायरल, हिमालयन विजल, ब्लैक बियर, रेड फॉक्स एक्सेट्रा। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है ये स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में जो कि पार्ट है वेस्टर्न हिमालयाज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding India's defense exports and the BrahMos missile system. So यहाँ पर भारत की रक्षा निर्यात और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, BrahMos is a supersonic cruise missile system developed jointly through a partnership between India and Russia. और सेकेंड स्टेटमेंट है, Vietnam is officially confirmed as the first foreign country to have signed a deal for the BrahMos missile system in 2022. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आप ध्यान रखेंगे आपको बताना है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो क्योंकि यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और फर्स्ट पूरी तरीके से करेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कंफर्म किया है
that Vietnam has signed a deal with India for BrahMos supersonic cruise missile system. एंड ब्रह्मोस की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है बाय द इंडिया एंड रशिया. While Vietnam has signed a deal, the Philippines became the first foreign buyer of the BrahMos missile system after signing a contract worth $375 million in 2022. So the deal with Vietnam is estimated to be worth approximately 60 billion, यानी कि 629 million US dollar, covering training and logistical support. So Indonesia is also in the final stages of concluding a similar agreement to procure the BrahMos system. So यहाँ पर अगर हम BrahMos मिसाइल सिस्टम की बात करें तो BrahMos is a state of art universal long range supersonic cruise missile that can be launched from land, sea, subsea and air platforms. So it operates on fire and forget principle, maintaining high supersonic speeds throughout its flight envelope, making it incredibly difficult to modern air defense networks to intercept. So this missile is manufactured by the BrahMos Aerospace, a historic joint venture established in 1998 between Indian Defense Research and Development Organization and the Russia's NPO Meshinostronia. So इसका जो नाम है अगर हम उसकी बात करें तो its name is a promptu derived from two major rivers, Brahmaputra from India and Moskva river of Russia. इसके साथ ही इस मिसाइल सिस्टम की अगर हम एम की बात करें तो द प्राइमरी एम ऑफ द BrahMos वेपन सिस्टम इज टू प्रोवाइड डेवास्टेटिंग प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगेंस्ट हाई वैल्यू सरफेस एंड लैंड टारगेट्स, guaranteeing absolute maritime denial and strategic deterrence for operating forces. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding Northeastern Council. So यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी परिषद है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज क्रिएटेड अंडर अ सेपरेट लेजिस्लेशन कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971. और सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज वन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल्स क्रिएटेड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. And third statement is, its functions are broader and include regional planning and development. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है जबकि सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है इट इज नॉट वन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल्स क्रिएटेड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. सो ये एक डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशन है जिसको अलग से क्रिएट किया गया है बाय अ डिफरेंट काउंसिल एक्ट. आप देख सकते हैं. So recent discussions on regional governance and development highlighted the distinction between Northeastern Council and zonal councils established under the state's reorganization framework.
So North Eastern Council की बात करें तो it was established through a separate legislation known as North Eastern Council Act 1971. And it is not one of the 5 zonal councils created under the States Reorganization Act 1956. So it is a distinct institution specifically designed for the Northeast region, and the NEC performs broader functions including regional planning, infrastructure coordination, economic development, and interstate cooperation in the Northeast region. So, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, it is the nodal agency for the economic and social development in the northeastern region, and it consists of 8 states, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. So Sikkim was included as the 8th member state through the NEC Amendment Act 2002. और NEC का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर. इसके साथ ही इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. So ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, it serves as the apex regional planning body for the northeastern regions, and it plays a vital role in fostering coordinated development and strengthening cooperative federalism in the region. इसके साथ ही जोनल काउंसिल्स की बात करें तो these are statutory bodies established under the State Reorganization Act of 1956 as the high-level advisory forum to foster cooperative working among states and also to create a healthy interstate and center-state environment. So the idea of zonal councils was first proposed by the former Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1956 during debates on the States Reorganization Commission. So जो जोनल काउंसिल्स हैं वो 5 हैं. एक तो है नदर्न जोनल काउंसिल, देन सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न एंड सदर्न जोनल काउंसिल. और यहाँ भी इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर. मेंबर्स की बात करें तो द मेंबर्स इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज. और ये जो जोनल काउंसिल्स होते हैं, it serves as a structured platform for the dialogue and coordination on issues involving 2 or more states or the center and states, promoting mutual understanding and cooperation. तो आज के करंट अफेयर्स सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.